की जो कहानी है वो ऐसे इंसान की है जिन्होंने एकदम सस्टेनेबल सॉल्यूशन और ऐसा सॉल्यूशन की जो दुनिया में पहली बार किसी ने निकाला होगा, मच्छर तैयार होने के बाद नहीं, लेकिन मच्छर ही ना तैयार हो तो आज की जो कहानी है वो है इको बायो ट्रैप्स की। इको बायो ट्रैप्स यानी ये एक ऐसा जिनका इनका जो पहले नाम है वो है प्रसाद फड़के सर। और ये प्रसाद फड़के सर है, इन्होंने पहला दुनिया का सस्टेनेबल सॉल्यूशन बनाया। वो कैसे? जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये एक सिंपल बकेट है जो आपको दिखती है। मच्छर जो है वो तैयार तब होते हैं जब जो फीमेल है यानी जो मादी है वही इसके जो अंडे हैं वो देती है, और यही जब काटती है तब डेंगू मलेरिया ये सब चीजें होती है। मोस्टली वो डे टाइम में ही काटती है। अभी इन्होंने ऐसा एक बकेट बनाया जो कि 100% सस्टेनेबल पल्प से बना है, और ये बनने के बाद में उन्होंने उसमें साफ सुथरा पानी डाला है, और इसके अंदर एक स्ट्रिप है, बायोकेमिकल से वो बनी स्ट्रिप है, जो कि वो लार्वे जो रहते हैं छोटे छोटे बच्चे उनके लिए वो खाना है। उन्होंने इसको इस तरीके से बनाया है कि मच्छर जो मादी है वो यहाँ पे आती है, अंडे देती है, लेकिन वो जो लार्वा है वो बड़े नहीं होते, या बड़े होने के बाद में वो इस बकेट से बाहर निकल ही नहीं सकते। वो उसके केमिकल की वजह से जो उन्होंने अंदर एक स्ट्रिप यहाँ पे बना के रखी, इसके वजह से आपको लगता होगा कि ये तो एकदम सिंपल सोल्यूशन है, इसका क्या आउटपुट है, क्या रिजल्ट है। तो मैं बता दूं कि जो भारत की और एशिया की सबसे लार्जेस्ट स्लम है यानी धारावी, धारावी पे इन्होंने इसका इस्तेमाल करके देखा, और एक नहीं दो नहीं घर उन्होंने 10,000 घर लिए जहां पे उन्हें 1,000 ऐसी बकेट्स रखी जिसमें 80,000 लोगों को एक्सपेरिमेंट हम बोल सकते हैं कि किया गया था। उसका रिजल्ट ये आया कि 70% लोग जो है मतलब जो इसमें जाते थे, मेडिकल में जाते थे या डॉक्टर के पास जाते थे फॉर डेंगू मलेरिया, ये सब चीजें 70% से रिड्यूस हो गई। यही सॉल्यूशन के लिए उनको कई इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, और वो इंटरनेशनली इसके लिए रिकॉग्नाइज हुए। तो ये थी आज की कहानी कि कैसे सिंपल नेचर को साथ में रखते हुए, नेचर को मिमिक करते हुए हम सस्टेनेबल सॉल्यूशन दुनिया को बता सकते हैं जो भी हमारे सामने कोई चैलेंजेस आए। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम कई महत्वपूर्ण शब्दों का बार बार उसका जिक्र करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। हम उन शब्दों को, उनके संकल्पनाओं को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, उसका महत्व समझते हैं, लेकिन उन चीजों के जो बेसिक कंसेप्ट होती है, बेसिक सिद्धांत होते हैं, मूल सिद्धांत होती है, उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती। और ये मूल सिद्धांत, ये बेसिक चीजें, उन उन कंसेप्ट्स के बारे में ये जानना समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए नहीं कि इससे हमारा सिर्फ नॉलेज बढ़ता है, लेकिन इन चीजों से कई सारी चीजें हम सीख सकते हैं जिसे हम अपनी जिंदगी, अपना जीवन, अपना ये समाज बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक शब्द है जिसको बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, इको फ्रेंडली, इको सेंसिटिव, इकोलॉजिकल, ऐसे कई सारे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है इकोसिस्टम के, एक्चुअली बेसिक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में शायद हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन बहुत जरूरी है इसको समझना। बहुत जरूरी है इन सिद्धांतों को समझना, क्योंकि ये सिद्धांत हमें अपने जीवन में एक अच्छी दिशा दर्शक दे सकते हैं। ये सिद्धांत हमारे जीवन को, हमारे समाज को एक बेहतर समाज, एक बेहतर जीवन बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो सिस्टम। इकोसिस्टम में होता है एक सिस्टम। सिस्टम ये शब्द तो हम कई जगह पे इस्तेमाल करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट का एक सिस्टम, प्राइवेट वाले कंपनियों का एक सिस्टम है, स्कूल में जाते तो स्कूल का एक सिस्टम है, कॉलेज का एक सिस्टम है, लोगों के लिए जो सार्वजनिक परिवहन है उसका एक सिस्टम है। तो सिस्टम का मतलब क्या है? तो सिस्टम का मतलब होती है व्यवस्था। और व्यवस्था किस लिए होती है? तो व्यवस्था होती है लोगों के लिए। और इस व्यवस्था, हर एक व्यवस्था का एक उद्देश्य होता है कि जिसके लिए वो व्यवस्था बनाई गई है, बनाई जाती है। तो वैसे ही एक व्यवस्था इस कुदरत ने, इस धरती माँ ने बनाई है। वो व्यवस्था, जिस व्यवस्था का उद्देश्य है कि वो इस धरती में जितने जीव है, जितने यानी चींटी से लेके हाथी तक जितने भी अलग अलग तरह के प्राणी हैं, या हर तरह की वनस्पति, एक पेशे वनस्पति, अलगे से लेके बड़े बड़े पेड़, इन हर एक जीव का ख्याल रखने के लिए प्रकृति ने एक व्यवस्था तैयार की, और उसी व्यवस्था को हम कहते हैं इकोसिस्टम। इस तरह की व्यवस्था प्रकृति ने की है कि उस व्यवस्था में हर एक जीव की जो जरूरत है वो पूरे हो।
कैसे पूरे हो? तो सस्टेनेबल पे हमेशा आता है, पूरी जिंदगी भर, जीवन भर वो जीव, उसको जो जो जरूरत लगती है वो इस व्यवस्था में पूरी हो, इसका पूरा ख्याल प्रकृति ने, धरती माँ ने इस व्यवस्था में करके रखा है। और इसीलिए ये उनके हर चीज पूरी होनी चाहिए, उनकी हर जरूरत पूरी होनी चाहिए, सस्टेनेबल वे में पूरी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने इस व्यवस्था में एक परिस्थिति का निर्माण किया है, और उस परिस्थिति को हम कहते हैं पर्यावरण, उस परिस्थिति को हम कहते हैं एनवायरनमेंट। तो बेसिकली इकोसिस्टम प्रकृति ने तैयार की हुई एक एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में एक परिस्थिति है जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, और उसका एक ही लक्ष्य है कि हमारे हर जीव का ख्याल रखना। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रकृति ने तैयार किया हुआ इकोसिस्टम है, ये सिर्फ जीवित, ये जीवों का ख्याल नहीं रखता। तो कई सारे ऐसे जीव है, कई सारे ऐसी चीजें हैं जो निर्जीव है, सजीव नहीं निर्जीव है, लेकिन उनका भी बहुत अच्छा ख्याल ये प्रकृति इस व्यवस्था में रखती है। जैसे ये मिट्टी कई सारे सूक्ष्म जीवों का घर होता है, तो उसका ख्याल रखती है। पानी हर जीव को लगता है, उसका ख्याल ये व्यवस्था इकोसिस्टम रखती है। हवा, सूरज, पहाड़, ये हर जितने भी निर्जीव चीजें हैं उसका ख्याल इस व्यवस्था में रखा जाता है। तो बेसिकली दो तरह के कंपोनेंट, दो तरह की चीजें होती है इस व्यवस्था में। एक तो होते हैं सजीव, सजीव में आते हैं सभी तरह के प्राणी, सभी तरह के वनस्पति, सभी तरह के सूक्ष्म जीव। और जो अजीव या निर्जीव चीजें होती है उसमें सब चीजें होती है जिसका बहुत उपयोग होता है कि इन सभी जीवों का ख्याल रखने के लिए। और इन दोनों की व्यवस्था इस पूरे व्यवस्था में है जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो दोस्तों, इकोसिस्टम कैसे बनता है? कौन सी वो चीजें हैं जो इकोसिस्टम को बनाती है या उसके ऊपर असर डालती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर आपकी व्यवस्था बनानी है, आपके लिए आपका ख्याल रखने की व्यवस्था बनानी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हवामान। हवामान बहुत जरूरी है ना। अगर आप बहुत ही ठंडे प्रदेश में रहने वाले हैं, आपकी व्यवस्था वहां करनी, तो वैसा घर बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहां बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उस तरह के घर बनाने पड़ेंगे। बारिश है, नहीं है, इन सभी चीजों को लेकर हम अपनी व्यवस्था करते हैं, वैसे ही प्रकृति व्यवस्था करती है इन सभी जीवों के लिए। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, जो चीज होती है जिसके ऊपर ये व्यवस्था होती है, वो होती है हवामान। उसके बाद होता है पेरेंट मटेरियल, यानी जिस सॉइल के ऊपर या जिस जमीन के ऊपर ये व्यवस्था है, वो जमीन ऐसी ओपन भी हो सकती है, पानी के नीचे भी हो सकती है। तो वो जमीन, वो पत्थर जिसके डिकम्पोजिशन के बाद वो मिट्टी तैयार होती है, वो पेरेंट मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उससे वो व्यवस्था बने। और तीसरा होता है जियोग्राफी, टोपोग्राफी। जियोग्राफी यानी ये जो व्यवस्था बनानी है, उन जीवों का ख्याल रखने के लिए व्यवस्था बनानी है, वो कहाँ है? वो किसी पहाड़ के ऊपर है, या किसी जमीन के ऊपर है, या वो किसी स्लोप के ऊपर है। तो ये जो जियोग्राफी है, ये भी बहुत जरूरी है कि इस व्यवस्था बनाने के लिए। अब ये जो चीजें हैं, ये असर करती है कि कौन सी तरह के जीव वहां रहेंगे, कौन सी तरह की कौन सी तरह के अलग अलग सूक्ष्म जीव वहां रहेंगे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे जीव हैं जिनके अलग अलग क्लाइमेटिक अनुसार उनके अलग अलग स्पेसीज है। यानी अगर आप देखोगे तो हमारे जो शेर होते हैं, तो एशियन शेर अलग होते हैं, एशिया में जो रहने वाले, भारत में रहने वाले शेर अलग होते हैं, और साइबेरिया में जहां बहुत ठंड होती है वहां शेर अलग होते हैं। जो ठंड प्रदेश में होते हैं वहां के जो जीव होते हैं उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट कुदरत करती है। जैसे उनको लंबे लंबे बाल होते हैं ताकि वो उस एनर्जी को रोके और अंदर के टेम्परेचर का ख्याल रख सके। दूसरी वो चीजें हैं जिससे इकोसिस्टम बनती है, वो इंटरनल फैक्टर्स है। यानी एक बार व्यवस्था करने के बाद जो अलग अलग कंपोनेंट है वो अपना काम किस तरीके से कर रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिससे ये व्यवस्था बनती है। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम है डिकम्पोजिशन, रिसाइकलिंग। वो अपना काम कितना एफिशिएंटली कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जिससे ये इकोसिस्टम तैयार होता है। दोस्तों, तो इस इकोसिस्टम के बेसिकली 4 अलग अलग कंपोनेंट हैं। किसी भी व्यवस्था में, इस प्रकृति बनाई हुई व्यवस्था में 4 अलग अलग चीजें होती है। सबसे पहले 2 चीजें कौन सी होती है? तो जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में हमने देखा कि सभी तरह के प्राणी, सभी तरह के वनस्पति और सभी तरह के सूक्ष्म जीव, एक तो वो प्राणी का सूक्ष्म जीव हो सकता है, एक पेशीय प्राणी, या एक पेशीय वनस्पति हो सकती है, सभी तरह के बैक्टीरिया, वायरस, सभी इसमें आते हैं।
और दूसरे जो होते हैं वो अबायोटिक यानी निर्जीव, और इसमें होती है मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी और धूप। तो ये दो कंपोनेंट है, लेकिन जिसके ऊपर ये इकोसिस्टम बनती है, जो जो बेसिकली इस इकोसिस्टम कैसे बनेगी इसका ये डिटर्मिनेशन करते हैं, वो है इनों में इन सभी चीजों के बीच में होता हुआ इंटरेक्शन। यानी अगर अलग अलग तरह के वनस्पति या अलग अलग तरह के प्राणी उस व्यवस्था में रह रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ उनका क्या इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ कैसे सहजीवन में हो रह रहे, किस तरह के रिलेशन उन दोनों में है, ये डिसाइड करता है कि किस तरह का इकोसिस्टम बनेगा। एट द सेम टाइम अगर एक वनस्पति है, एक प्राणी है, एक दूसरे के साथ उनका कैसे इंटरेक्शन है, वो भी डिसाइड करता है कि इकोसिस्टम कैसे बनेगा। इसके आगे जाके सजीव और निर्जीव इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो भी डिसाइड करता है कि ये इकोसिस्टम किस तरह का होगा। लेकिन इसके अलावा इंटरेक्शन विद इन देम, यानी ये सब जो चीजें हैं जो अपना काम कर रही है, इनके अंदर भी, इनके स्वयं अंदर भी एक इंटरेक्शन हो सकता है। जैसे कोई बहुत बड़ा जीव है, हाथी है या बड़ा कोई जीव है, उसके अंदर, जैसे हमारे अंदर भी कई सारे सूक्ष्म जीव हैं, तो उनके अंदर भी सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो अंदर का अपने सूक्ष्म जीव कैसे काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो बड़ा जो जानवर है वो कैसे काम करेगा। तो उनके बीच के जो इंटरेक्शन है ये भी बहुत जरूरी होते हैं, जो उस इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों ये जो व्यवस्था है, ये जो इकोसिस्टम है जो कुदरत ने तैयार की है हर जीव का ख्याल रखने के लिए, वैसे तो इसके कई सारे प्रकार, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं। यानी अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा पेड़ भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। जहां भी स्थानिक परिस्थिति जैसी होती है उस तरह से ये प्रकृति अपने चेंजेस करती है ताकि वो वहां के हर जीव का ख्याल रख सके। तो बहुत सारे इकोसिस्टम्स है, बहुत सारे अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जो वर्गीकरण, जो मूलभूत वर्गीकरण है वो ये है कि वो व्यवस्था जो जमीन पे है और वो व्यवस्था जो पानी में है। जो इकोसिस्टम, जो व्यवस्था जमीन पे होती है उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल, और जो पानी में जो सिस्टम होता है या पानी में जो व्यवस्था होती है उसे कहते हैं एक्वेटिक। अभी इसके भी हर चीज यानी जमीन के ऊपर और पानी के ऊपर भी कई सारे उसके वर्गीकरण है। कई सारे देश, कई सारे यूनिवर्सिटीज अलग अलग तरह का उसका वर्गीकरण करते हैं। लेकिन जो ऐसा वर्गीकरण जो पूरे दुनिया में माना जाता है, स्कूलों में हम जिसको पढ़ते हैं, वो एक सिंपल सा वर्गीकरण है जिसमें जमीन के ऊपर जितने इकोसिस्टम है, व्यवस्था है, वो 4 अलग अलग व्यवस्था में जाती है, और पानी के जो व्यवस्था है वो 4 अलग अलग इसमें जाती है। इसका मतलब टोटल 8 ऐसे अलग अलग इकोसिस्टम हमें स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। चलो उसके बारे में समझते हैं, सिंपल चीजें समझते हैं। तो सबसे पहले जमीन के ऊपर जो व्यवस्था है, जमीन के ऊपर जो इकोसिस्टम है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें व्यवस्था है फॉरेस्ट की, जंगल की व्यवस्था। अभी जंगल को कैसे डिफाइन करेंगे हम, किसको कहते हैं जंगल? तो जंगल उस चीज को कहते हैं, उस जमीन के पृष्ठभाग को कहते हैं कि जहां बहुत से कम जगह पे बहुत बड़े बड़े पेड़ या बहुत ज्यादा ऐसी वनस्पति होती है, उसे जंगल कहते हैं। और ये दुनिया के लिए, पृथ्वी के लिए, देश, यूनाइटेड नेशंस के लिए, हर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर देश कोशिश करता है कि ये जंगल, फॉरेस्ट का कवर उसके देश में ज्यादा हो। पूरी दुनिया कोशिश करती है कि इस दुनिया में ये प्रकृति में ये फॉरेस्ट का कवर ज्यादा हो, क्योंकि इसकी वजह से कई सारे फायदे, बायोडायवर्सिटी है या बहुत सारी चीज होती है। कम समय में, कम जगह में आपको बहुत सारी वनस्पति दिखती है, बहुत सारे प्राणी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके इंटरेक्शन होते हैं, और उसके कई सारे फायदे हमारे मनुष्य को भी और पूरी दुनिया को होते हैं। तो इस जंगल के लिए अपना एक खुद का इकोसिस्टम है जिसे जंगल का इकोसिस्टम कहते हैं। लेकिन ये जंगल भी कई तरह के हो सकते हैं। इसके भी अलग वर्गीकरण ऐसा है कि उष्ण कटिबंध वाला जंगल, समशीतोष्ण कटिबंध वाला जंगल, या बहुत ठंडा जो प्रदेश है वहां भी अपना अपना जंगल होता है। हर जगह छोटी सी जगह पे ज्यादा वनस्पति होती है, तो उसके अनुसार अलग अलग तरह के फॉरेस्ट के इकोसिस्टम्स है। दूसरा है ग्रासलैंड। दोस्तों ऐसी जमीन की जहां मैक्सिमम या प्रोमिनेंटली यानी घास है, जैसे हमारा नेपियर ग्रास है, वैसे कई तरह के लोकल ग्रासेस होते हैं, और उनसे वो पूरी जो जमीन है वो रहती है। ऐसे दुनिया में लगभग 25% जो जमीन है वो ग्रासलैंड है, और इस ग्रासलैंड में भी कई सारे जीव हम देखते हैं। तो इनका एक अलग इकोसिस्टम, एक अलग व्यवस्था एक कुदरत ने इसके लिए भी बनाई है।
इसके अलावा तीसरा है माउंटेन। माउंटेन यानी पहाड़ों वाला इकोसिस्टम। अभी जब पहाड़ में पहाड़ की परिस्थिति बनानी है, पहाड़ पे व्यवस्था बनानी है, तो उसके टेम्परेचर क्लाइमेट के अनुसार वहां के जीव, अपीयरेंस, ये सब चीजें होती है डेजर्ट, यानी 14 है रेगिस्तान वाला इकोसिस्टम। रेगिस्तान वाला इकोसिस्टम भी प्रकृति इस तरह से बनाती है ताकि वहां के जो क्लाइमेट है, जो जरूरत है, उसका ख्याल रख सके, और उसी के अनुसार वहां प्राणी, वहां वनस्पति और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा पानी के जो है, पानी के से रिलेटेड भी 4 अलग अलग ऐसे इकोसिस्टम है। सबसे पहले तो फ्रेश वाटर में एक है लोटिक। लोटिक इकोसिस्टम यानी ऐसे पानी की व्यवस्था जहां जो पानी बहता हुआ है, और ऐसा बहुत अच्छा एग्जांपल है नदी, उपनदी या छोटे छोटे जो उसके स्ट्रीम्स होते हैं, ये सभी इस इकोसिस्टम में आते हैं। तो ये कुदरत उस बहते हुए पानी में कौन सी तरह के जीव रहते हैं, बहते हुए पानी में कौन सी तरह की वनस्पति होती है, उसका कैसे ख्याल रखना है, उसके लिए क्या करना है, ये सभी चीज इसमें पाई जाती है। दूसरा है लेंटिक। लेंटिक यानी ऐसे पानी, ऐसा फ्रेश वाटर जो एक जगह ठहरा हुआ है। इसका मतलब है तालाब, जैसे तालाब। तो तालाब में भी अगर आप देखोगे तो तालाब में एक अलग तरह की वनस्पति आपको दिखेगी, तालाब में अलग तरह के प्राणी आपको वहां दिखेंगे, अलग तरह के सूक्ष्म जीव वहां दिखेंगे। तो अपने आप में एक तालाब की एक अलग व्यवस्था है। इसके अलावा तीसरी जो व्यवस्था है पानी की, वो है वेटलैंड। वेटलैंड यानी वो जमीन, ये वो जमीन और पानी के बीच वाला ऐसी एक अवस्था है कि जिसमें जमीन के ऊपर पानी एक तो बहुत गहरा नहीं होता बिल्कुल, और दूसरी बात एक तो रहता है, हो सकता है कि कुछ महीने के लिए रहे, या हो सकता है कि कुछ साल, पूरा साल वो रहे, लेकिन बहुत ही कम सुपरफिशियल ऐसा पानी रहता है। और ये दुनिया का सबसे सेंसिटिव ऐसे इकोसिस्टम या पर्यावरण की जो व्यवस्था है वो मानी जाती है, क्योंकि हम जो भी नुकसान कर रहे हैं पर्यावरण का, सबसे इमीडिएट असर अगर किसी के ऊपर होता है तो होता है वेटलैंड। इसके अलावा ऑफ कोर्स समंदर का इकोसिस्टम। दोस्तों, हमारी इस दुनिया के ऊपर 71% पृष्ठभाग, सरफेस जो है वो समुंदर है। तो समुंदर में तो इतनी अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है, यानी साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि इस समुंदर के अंदर जितने जीव है, हम 20% भी नहीं अभी तक समझ पाए हैं। यानी 80% से ज्यादा जीव समुद्र में ऐसे हैं कि जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। आज इस डेट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये प्रकृति ने समुद्र के अंदर भी इतनी विशाल, इतनी महाकाय ऐसी इकोसिस्टम, ऐसी व्यवस्था बनाई है जहां अलग अलग लेवल के अलग अलग प्राणी और वनस्पति का ख्याल उसमें रखा जाता है। दोस्तों, ये सभी जो अलग अलग इकोसिस्टम्स है, ये जो व्यवस्था कुदरत ने बनाई है, ये हमेशा चलती रहे, यानी करोड़ों सालों से एक तो चलती आ रही है और हमेशा चलती रहे, ऐसे सिद्धांत के ऊपर चल रही है। और ये सभी व्यवस्थाएं इस तरह से कुदरत ने बनाई है कि वो हमेशा के लिए आगे भी चलती रहे। तो कैसे बनते हैं, कैसे होती है ये व्यवस्था सस्टेनेबल? तो सस्टेनेबल के जो प्रिंसिपल वो एकदम सेम है हर जगह। हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी 450 करोड़ साल से चलती आ रही है। अभी 450 करोड़ साल से जब ये चलती आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव है, जितने भी वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्मजीव, सब कुछ है, इनकी जो जरूरत है वो बार बार सस्टेनेबल वे में पूरी हो रही। और बेसिक जरूरत क्या होती है? बेसिक जरूरत 2 चीजें होती है, एक होती है ऊर्जा और एक होता है पोषक तत्व, जो इन चीजों को लगते हैं। तो ये ऊर्जा और पोषक तत्व बार बार इस पृथ्वी के ऊपर तैयार हो रहे हैं, वो उसका उपयोग किया जा रहा है, बाद में फिर से वो मिल रहे हैं। इसकी वजह से दुनिया है इतने करोड़ों सालों से, सेम चीज हर एक इकोसिस्टम में, हर एक परिस्थिति में होती है। अभी इस इकोसिस्टम में भी एक अपनी एनर्जी साइकिल होती है, यानी जो प्रिंसिपल पृथ्वी के लिए है वो सेम प्रिंसिपल हर तरह की इकोसिस्टम के लिए है, इस पर्यावरण की व्यवस्था के लिए। और ये व्यवस्था पानी, जमीन, हर जगह जो हमने अलग अलग वर्गीकरण किया, हर इसमें अपनी एक व्यवस्था है। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा की जरूरत है, वो सस्टेनेबल वे में पूरी की जाती है। और ऊर्जा की जरूरत हर एक जीव, सूक्ष्म जीव से लेके वनस्पति और प्राणी। और कैसे होती है ये पूरी, कैसे होता है ये ऊर्जा का साइकिल? तो दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी ऊर्जा है, जिसको जो भी तरह का प्राणी, जीव, सजीव है, हर तरह का ऊर्जा का सिर्फ एक ही स्रोत है, सूरज।
और एक ही तरीका है हर तरह के इकोसिस्टम में उस ऊर्जा के एंट्री करने का, एक ही सोर्स, और वो है फोटोसिंथेसिस। तो ये इकोसिस्टम कोई भी हो, व्यवस्था कहीं भी हो, एक ही तरीका है कि जिससे ऊर्जा उस सिस्टम में प्रवेश करती है, और वो है सूरज की किरणों से बनता हुआ वो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे हर वनस्पति अपना खाना बनाती है। हर वनस्पति इस ऊर्जा को कैप्चर करती है। सूरज की किरणों में ये जो ऊर्जा है उससे अपना केमिकल ऊर्जा में उसको रूपांतरित करती है, ताकि उसका उपयोग और उपभोग बाकी सब जीव ले सके, और फिर ये ऊर्जा ट्रांसफर होती है बाकी के जीवों में, और इसे कहते हैं एनर्जी फ्लो। तो एक बार ये एनर्जी ली, कुदरत की जो एनर्जी है वो वनस्पति ने ली, अपना खाना तैयार किया, ऊर्जा तैयार की, फिर उसको खाके लोगों कुछ जीवों को ऊर्जा मिलती है जिनको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर को खाके किसी को ऊर्जा मिलती है, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर को खाके किसी को ऊर्जा मिलती है, उसको टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं। और ये सब कुछ जब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो हर एक चीजों का डीकंपोजिशन करके उसको रिसाइकल करके फिर से वो ऊर्जा ओपन की जाती है, वो होते हैं सूक्ष्म जीव। और इस ऊर्जा का भी एक पिरामिड है। यानी ऐसा समझिए कि वनस्पति ने अगर आज सूरज की रोशनी ली और 100 यूनिट बनाए, ऊर्जा के 100 यूनिट बनाए, तो अल्टीमेटली जो टर्शरी लेवल के जो कंज्यूमर है उनके पास सिर्फ 0.1% इतनी ही ऊर्जा जाती है। अलग अलग लेवल पे ये ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, अलग अलग लेवल पे ये ऊर्जा कंज्यूम होती है और उष्णता तैयार होती है, हीट तैयार होती है। दोस्तों वैसे ही जैसे अब ये ऊर्जा का साइकिल है, वैसे ही हमारे पोषक तत्व हमें लगते हैं। कई तरह के अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। हर वनस्पति, हर प्राणी बनता है जिस चीजों से बनता है वही है पोषक तत्व। बेसिकली एक तो बनता उससे है, दूसरा कंटिन्यूसली हर दिन के उसकी जो फंक्शन है, कंटिन्यूस उसकी फंक्शनिंग है, उसके लिए भी पोषक तत्व लगते हैं। तो ये जो पोषक तत्व है, हो सकता है कि बहुत बड़ी मात्रा में लगते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, या हो सकता है कि ये पोषक तत्व छोटे छोटे बहुत कम क्वांटिटी में लगते हैं, जैसे सेलेनियम, आयरन। तो ये जो चीजें हैं, अभी कुदरत ने ऐसी व्यवस्था की है ना कि इस व्यवस्था में हर वो चीज जो हमें लगती है, सिर्फ हमें ही नहीं, हर वनस्पति को, हर प्राणी को जो जो ये पोषक तत्व लगते हैं ना, हर पोषक तत्व बार बार जितना हम लोग उसको इस्तेमाल करें फिर से वो तैयार होता है और हमें मिलता है। तो इतनी सुंदर रचना इस प्रकृति ने हर इकोसिस्टम में, हर व्यवस्था में की है। जैसे हमने पढ़ा है, जो स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, कार्बन का साइकिल। अभी कार्बन से तो पूरा हमारा शरीर बनता है, कार्बन से वनस्पति बनती है। तो कार्बन का साइकिल किस तरह से होता है, वो इस इकोसिस्टम का हिस्सा होता है, वो हम पढ़ते हैं। नाइट्रोजन का साइकिल होता है कि किस तरह से नाइट्रोजन हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, किस तरह से वो आता है और फिर से रिसाइकल होता है। फास्फोरस, अभी ये कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये चीजें ऐसी कि जिसके बारे में हमें पता है आज, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, हमें समझा है, और इसलिए हमें अभी पता चला कि साइकिल ऐसे होता है, चक्र ऐसे चलता है। अभी सेम चक्र छोटी छोटी चीजों में भी है, छोटी छोटी जो चीजें एकदम मूलद्रव्य जिसे कहते हैं, ऐसी चीजों में भी है। लेकिन बहुत सारी चीजें शायद हमने अभी तक समझी नहीं। शायद हो सकता है कि बहुत सारी जो बाकी की जरूरत है, पोषक तत्व है, उनके बारे में अभी तक मनुष्य को पता भी नहीं। हर एक पोषक तत्व की चीजों की व्यवस्था, उसका चक्र इस हर तरह के इकोसिस्टम में होता है। अभी इस इकोसिस्टम में जो अलग अलग कैटेगरी होती है, उसका अपना अलग अलग काम होता है। जैसे वनस्पति, अभी वनस्पति का काम क्या होता है, तो वनस्पति का काम होता है ये ऊर्जा को कैप्चर करना, ऊर्जा और पोषक तत्व उसको लेके सिस्टम में डालना, उसको लेके इस व्यवस्था में डालना, ऊर्जा तैयार करना और पोषक तत्वों को लेके सिस्टम में डालना। तो एनिमल्स का काम क्या होता है, तो एनिमल्स का काम होता है ये जो ऊर्जा वनस्पति ने इस सिस्टम में तैयार की है या लाई है, उस ऊर्जा को और उस पोषक तत्वों को अलग अलग तरह ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर का जो काम है वो सब एनिमल्स करते हैं। और ये सभी तरह के जो पोषक तत्व है, जो ऊर्जा है, उसको फिर से रिसाइकल करना, रीजनरेट करना, ये काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरी है। किसी भी तरह के इकोसिस्टम में, किसी भी तरह की व्यवस्था में ये 3 कैटेगरीज है। एक होते हैं वनस्पति जो सिस्टम में ऊर्जा डालते हैं, पोषक तत्व डालते हैं। एक होते हैं एनिमल्स जो हर तरह इसको फैलाते हैं। पोलिनेशन भी एक एक्चुअली एक तरह के ऊर्जा और पोषक तत्वों को फैलाने का
बेहतर करने का तरीका है। और तीसरा होता है सूक्ष्म जीव, जो इसको हमेशा रिसाइकल सस्टेनेबल करते हैं। अब इस इकोसिस्टम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इसका उपयोग है। सबसे पहले तो हमारी जो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो बेसिकली इस इकोसिस्टम की वजह से। हम मनुष्य, हमारा हमारा वजूद इस इकोसिस्टम की वजह से, क्योंकि हम भी एक प्राणी है, हमारी भी जरूरतें हैं जिसकी वजह से हम जिंदा है और हमेशा जिंदा रहते हैं और आगे चलते रहते हैं। अभी हमें भी जो जरूरत चाहिए, हर तरह की जो जरूरत है वो ये इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करती है। इस इकोसिस्टम की वजह से हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद है। दोस्तों, इनफैक्ट पानी, अभी पानी का एग्जांपल लेते हैं कि पानी तो एकदम बेसिक चीज है। इनफैक्ट हमारा शरीर बना है 70% पानी से। अब आप अगर देखोगे तो हर गांव, हर शहर वो कैसे बसा है, कैसे बस्ती की शुरुआत हुई, उन्हीं जगह से हुई है जहां पानी का स्रोत है। तो पानी बहुत ही बेसिक है। और कौन सी वो व्यवस्था है कुदरत की कि जिसमें बार बार हम लोग हर बार ये पानी को इस्तेमाल करते हैं और फिर से वो पानी आता है, तो वो है इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम की वजह से ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, इकोसिस्टम की वजह से पानी का चक्र है, और इस इकोसिस्टम की वजह से हमें बार बार ये पानी मिलता है। इसके अलावा ये हवा, ये ऑक्सीजन, ये हवा और ऑक्सीजन जो भी हमें बहुत कंपल्सरी है, ये भी आता है, ये भी मेंटेन हो रहा है करोड़ों सालों से। इसका एक ही कारण है, वो है इकोसिस्टम। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाला या खराब चीजें करने वाला अगर कोई स्पेसीज है, जीव है, तो वो मनुष्य। हम बार बार इस हवा को, पानी को खराब करते हैं, लेकिन ये व्यवस्था ही कुदरत ने ऐसी बनाई है कि हर बार इस हवा को भी प्यूरिफाई करके वो हमें देता है, हर बार पानी को प्यूरिफाई करके हमें देता है। तो ये प्यूरिफिकेशन का, इसको क्लीनिंग या स्वच्छ करने का जो काम है, ये भी इस व्यवस्था में, इस इकोसिस्टम में होता है। और क्रॉप पोल्यूशन, यानी देखो, हम अभी इस दुनिया में आके 2 लाख साल हुए, मनुष्य इस दुनिया में 2 लाख साल से धीरे धीरे करके, और संस्कृति अभी कुछ हजार साल से। तो वैसे ही जो इवोल्यूशन होता है, इस इवोल्यूशन की कई सारी प्रक्रिया है जिसकी वजह से ये इवोल्यूशन हो रहा है, बेहतर हम बन रहे हैं। और इन सभी चीजों में बहुत बड़ा रोल इस पूरी अवस्था का है। यानी हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें इस इकोसिस्टम में होती है। हमारा नॉलेज बहुत लिमिटेड है। इनफैक्ट इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा शास्त्र विकसित हुआ है। आज भी अगर आप देखोगे तो इकोसिस्टम में हम क्या सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इकोसिस्टम एक, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, ऐसे अलग अलग स्ट्रीम्स है ना, वैसे मैं समझता हूं कि इकोसिस्टम इतनी बड़ी शाखा है जिसके बारे में अभी तक हमें ज्यादा पता भी नहीं, ऐसा हम समझ सकते हैं। और इतने विशाल इकोसिस्टम के बारे में एक प्रेजेंटेशन में कुछ बताना, ये तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन आज एक सीख इस इकोसिस्टम की मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी ऐसी सीख है इस इकोसिस्टम की, इस व्यवस्था की। ये व्यवस्था जो है ना दोस्तों, इस कुदरत ने जो बनाई है, ये ना हमेशा डायनामिक होती है, कंटिन्यूस गतिशील होती है, क्रियाशील होती है। हमेशा इसमें कुछ ना कुछ क्रिया, गति चलती है। ये कभी भी ऐसी स्टेबल इन द सेंस वैसी नहीं होती। हमेशा इसमें चेंजेस, बदलाव सब होते हैं। और ये गति और ये कृति ये हमेशा चलती रहती है। अब इसका कारण यह है कि ये इकोसिस्टम, ये प्रकृति हमें ये बताना चाह रही है, ये हमें ये सिखाती है कि इस संसार का नियम ही है बदलाव। और उसी के तरह ये इकोसिस्टम भी, हर व्यवस्था कंटिन्यूअसली उस बदलाव के उस मोड में होती है, उस एक्शन में होती है। कंटिन्यूअसली वो डायनामिक होती है, कंटिन्यूअसली वो गतिशील और क्रियाशील होती है। क्योंकि इस संसार में अगर कुछ स्थिर है तो वो है बदलाव। करोड़ों सालों से जो कुछ ये दुनिया चल रही है, अगर उसमें कांस्टेंट, अगर उसमें कुछ स्थिर है, सातत्य है, तो एक ही चीज का है, वो है बदलाव। यानी वो प्रकृति हो या महाभारत में श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा था, तो यही चीज कहा थी, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक ही नियम, एक ही सातत्य। और यही चीज, ये प्रकृति, ये व्यवस्था हमें बताने की कोशिश करती है। और क्या कहती है कि यानी 2 तरह के ये चेंजेस, ये परिवर्तन हो सकते हैं, ये बदलाव हो सकते हैं। कभी कभी ये बदलाव स्लोली होते हैं, हमें समझ में आते हैं, हमें समझ में नहीं आते।
ऐसे बदलाव। और कभी कभी ये बदलाव बहुत सडन होते हैं, बहुत सडन, अचानक होते हैं, बहुत बड़े स्केल पे होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते ऐसे स्केल पे होते हैं, और हमें समझ में नहीं आता, यानी अनएक्सपेक्टेड, अनपेक्षित ऐसे बहुत बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। लेकिन प्रकृति कहती है कि ये दोनों चीज, ये संसार का नियम है, यही स्थिर है, यही होने वाला है। और फिर इसके साथ प्रकृति किस तरह से इसका मुकाबला करती है, क्या सोल्यूशन होता है, प्रकृति किस तरह से इसको कोप करती है। तो बेसिकली दो चीजें होती है कि जो प्रकृति करती है और हमें बताती है। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस, और दूसरा है रेजिलियंस। रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस यानी नकार देना, उसको ना बोलना, वो है रेजिस्टेंस। और दूसरा है रेजिलियंस। रेजिलियंस यानी जो चेंज है, जो बदलाव है, उसके साथ अपने आप को ढाल देना, उस बदलाव को एक्सेप्ट करना, अपने आप को उस बदलाव के तहत चेंज करना। अभी देखा जाए तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों चीजें परस्पर विरोधी है, इसके दोनों के जो अर्थ है वो एकदम अपोजिट है। तो प्रकृति ये दोनों चीजों का उपयोग कैसे करती है? तो प्रकृति वो बदलाव जो छोटे छोटे होते हैं, जो बार बार होते हैं छोटे छोटे, उसको पूरी तरह से उसका विरोध करते हैं। अगर किसी जंगल में छोटी सी आग लगती है, तो अगर वो थोड़ी सी, तो प्रकृति की एक व्यवस्था होती है कि जो अपने आप उस आग को बुझाती है, उस आग का विरोध करती है और उसको बुझाती है। लेकिन अगर बहुत बड़ा कोई बदलाव है, अगर भूकंप हुआ है, अगर बहुत बड़ी कुछ आग लगी है, वोल्केनो हुआ है, कुछ ऐसी चीजें, या और मनुष्य सबसे बड़ा जो अभी स्पेसीज जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बदलाव होते हैं कम समय में, वो है मनुष्य। अब अभी ऐसे बदलाव जिसके बारे में शायद हम जानते नहीं, समझते नहीं, और हमें उम्मीद नहीं होती कि ऐसा होने वाला है, ऐसे बदलाव के बारे में प्रकृति क्या करती है? तो प्रकृति पहले तो इस चीज को एब्जॉर्ब करती है, उस चीज को समझती है और खुद को रीऑर्गेनाइज करती है, खुद को अलग इसमें डालती है ढांचे में, और उस बदलाव के साथ, उस बदलाव को अडॉप्ट करके फिर अपने लक्ष्य की तरफ जाती है। लेकिन दोनों चीज में प्रकृति एक चीज हमें सिखाती है, वो बदलाव छोटे छोटे हो, हर दिन हो, बार बार हो, आप उसका विरोध करो, या बहुत बड़े बदलाव हो, आप उस तरह से अपने आप को ढाल लो, लेकिन इन दोनों की परिस्थिति में आपको अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। प्रकृति हमेशा जिसके लिए जो उसका लक्ष्य होता है, जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, उससे वो कभी भी दूसरी जगह पर नहीं जाती। वो हमेशा अपने हर जीव का ख्याल रखने की कोशिश करते, बेहतर होने की कोशिश करते, उस व्यवस्था को आगे लेके जाने की कोशिश करते। और वैसे ही सेम प्रकृति की इन चीजों को मनुष्य ने कई सारे अलग अलग शाखाओं में इसका उपयोग किया है, और सबसे ज्यादा इसका उपयोग हुआ है मानस शास्त्र। मानस शास्त्र में भी अगर हमको बेहतर करना है, एक व्यक्ति हो, समाज हो या संस्था हो, अगर आपको बेहतर करना है तो आपको भी प्रकृति के इन चीजों के सीखना होगा। आपको भी सीखना होगा कि कैसे हमें विरोध करना चाहिए और कैसे खुद को ढाल देना चाहिए, कैसे लवचिक होना चाहिए। प्रकृति जैसे बोलती है, वैसे मानस शास्त्र में यह बोला जाता है कि अगर आप कुछ ध्येय लेके, कुछ ऑब्जेक्टिव लेके, कुछ विजन के लिए काम कर रहे हैं, मिशन के लिए काम कर रहे हैं, तो हो सकता है हर दिन कोई ना कोई आपको अपनी राह से विचलित करने की कोशिश करे। कई सारे ऐसे बदलाव हो कि जो आपको अपनी राह से विचलित करने की कोशिश करे, लेकिन आपको हमेशा ऐसी चीजों पे अड़े रहना चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, और हमेशा अपनी नजर, अपनी जो कोशिश है, जो काम है, अपने ध्येय की तरफ करना चाहिए, जैसे प्रकृति करते। वैसे ही रेजिलिएंट, अगर कोई बदलाव बहुत बड़ा हो जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं थी, ऐसा बदलाव कि जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बदलाव, ऐसे कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति के साथ हो सकता है, संस्था के साथ हो सकता है और समाज के साथ हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में पहले उसको समझो, उसको जानो क्यों हुआ, उसको रिस्पॉन्स करो, और बाद में खुद को ऑर्गेनाइज करो, खुद को रीऑर्गेनाइज करो, खुद को उस चेंज को अडॉप्ट करो। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, यानी वो बदलाव छोटा हो या बदलाव बहुत बड़ा हो, अपने लक्ष्य से आपको नहीं, आपको अपने लक्ष्य की तरफ काम करना है। कितने भी चेंजेस, कितने भी प्रॉब्लम आए, फिर भी आपको एक तो रेजिस्टेंट हो, रेजिलेंट हो, क्योंकि बदलाव तो होता ही है, लेकिन आपको अपने लक्ष्य और ध्येय के प्रति हमेशा कमिटेड होना चाहिए। और यही सबसे बड़ी सीख ये प्रकृति, ये व्यवस्था हमें बताती है कि कितने भी चीजों में, कितने भी बदलाव, क्योंकि बदलाव इज कंपलसरी, बदलाव तो सातत्य है, बदलाव कंपलसरी है, होने वाला है, कुछ ना कुछ, आज कल परसों हमेशा होने वाला है।
छोटा सा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, लेकिन हर चीज में आप उसको एब्जॉर्ब करो, समझो, रिकॉग्नाइज करो, रीऑर्गेनाइज करो, लेकिन अपने फंक्शन, अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो आइडेंटिटी, अपनी सोच और अपना स्ट्रक्चर, बस उसको नहीं भूलना है। और ये प्रकृति बार बार इन चीजों को हमारे सामने डेमोन्स्ट्रेट करती है। यानी अगर आप देखोगे तो प्रकृति हर जगह, यानी आप कभी कभी उम्मीद नहीं करते, ऐसी चीजों में प्रकृति अपने आप को दिखाती है, दर्शाती है। इनफैक्ट हमने कितने भी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी किए, तो भी प्रकृति की हमेशा कोशिश होती है कि कैसे मैं फिर से आऊं, कैसे मैं फिर से बेहतर करूं। और आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे एग्जांपल्स भी है कि जब पूरी तरह से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है, पूरी तरह से बंजर जमीन, ना पानी, ना पेड़, ना कुछ कुछ, वहां प्रकृति नहीं, यानी अगर हमने कोशिश की, उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया, तो 10-15 साल में वो पूरे हरे भरे हो जाता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल हमारे सामने है। तो प्रकृति कहती है कि बेसिकली ये जो बेसिक क्वालिटी है प्रकृति के, इस इकोसिस्टम की, बाउंस बैक, इसको समझिए। बाउंस बैक, ये सब चीजें जो है, ये बदलाव जो है, ये जो परेशानियां हो सकती है, अलग अलग चीजें हो सकती है, ये होने ही वाले हैं। जरूर क्या है, बाउंस की कितने जोर से, कितनी मेहनत करके, किस तरह से आप फिर से उसमें आते हैं। इनफैक्ट सफलता का भी अगर आप व्याख्या देखोगे, तो सफलता की व्याख्या क्या है? सफलता वो है कि जिसमें कितने भी ज्यादा बदलाव, कितने भी संकट, कितने भी प्रॉब्लम आने के बाद कितनी जोर से आप खुद फिर से उस ध्येय की तरफ काम करते हो, कितने जोर से खुद को, कितने स्ट्रांगली आप आते हो और उस लक्ष्य की तरफ काम करते, यही है सफलता। क्योंकि जो चीजें होती है, जो बदलाव, जो चेंजेस होते हैं, वो हर एक के साथ होते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1 कंपनी है एप्पल, लेकिन कुछ ऐसा हुआ टाइम था कि 6 महीने से बचे थे कि वो एप्पल बंद होने वाली थी, लेकिन फिर एप्पल ने वो किया जो हम सब देखते हैं, दुनिया की नंबर 1 कंपनी। बस यही इंपॉर्टेंट है करने के लिए, और ये कंपलसरी, ये होता ही है। दोस्तों, ये जो प्रकृति है, ये जो इकोसिस्टम है, ये प्रकृति की जो व्यवस्था है, ये और एक चीज सिखाती है, वो है इक्विलिब्रियम, वो है संतुलन। प्रकृति प्रकृति की एक उद्देश्य होता है कि जिसके लिए प्रकृति का निर्माण, प्रकृति ने व्यवस्था तैयार की है, इकोसिस्टम तैयार किया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने इस लक्ष्य को, अपने इस उद्देश्य को नहीं छोड़ती। और इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि उस व्यवस्था में संतुलन बनाए रखे। अलग अलग वनस्पति, अलग अलग प्राणी, सूक्ष्म जीव और ये जो निर्जीव चीजें है, उसमें संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि एक आधे जो भी फंक्शन, जो भी कार्य इकोसिस्टम कर रही है, उस कार्य को करने वाले जो भी जीव है, हो सकता है कि एक कोई वनस्पति है या कोई प्राणी है, जो प्राणी उस पॉन्ड में से, ऐसा समझते हैं कि एक पॉन्ड की इकोसिस्टम है, एक तालाब की इकोसिस्टम है, जिसमें एक प्राणी एक तरह का काम करता था, वो अभी इस पॉन्ड में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं होगा। उसका मतलब यह है कि कोई दूसरा उसका काम ले लेगा, लेकिन वो संतुलन चल रहा रहेगा। अगर एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर से अगर वो संतुलन है, वो प्रोसीजर अगर नहीं डिस्टर्ब की मनुष्य के कारण, बाकी किसी चीज के कारण, तो ये प्रकृति अलग लेवल के एक दूसरी प्रोसीजर तैयार करती है, एक दूसरा रास्ता खोल देती है, लेकिन वो संतुलन कायम रखती है, और इसी को कहते हैं अडेप्टेशन। तो प्रकृति का संतुलन इस इकोसिस्टम में, और हर बार अडेप्टेशन, कोई भी चीज हो तो अडेप्टेशन करना और आगे जाना, ये बहुत जरूरी है। और दोस्तों, ये बहुत जरूरी है पूरी दुनिया के लिए, और स्पेशली हमारे हेल्थ के लिए आज की तारीख में। यानी मनुष्य को लेके, मनुष्य के हेल्थ को लेके, स्वास्थ्य को लेके, आज अगर आप देखोगे तो कई दिनों से जो भी बीमारियां आ रही है, वो बीमारियां कहां से आ रही है? वो बीमारी इसलिए आ रही है क्योंकि ये प्रकृति का संतुलन कहीं ना कहीं हमने बिगाड़ के रखा है। इस लेवल पे बिगाड़ के रखा है कि अभी प्रकृति शायद उसको नहीं संभाल पा रही। आप ट्यूबरकुलोसिस लीजिए, आप HIV लीजिए, आप कोरोना लीजिए, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सभी जो वायरस, बैक्टीरिया, ये सूक्ष्म जीव जो है, वो किसी ना किसी वनस्पति, किसी ना किसी प्राणी में थे। ये हमेशा इकोसिस्टम में, इस व्यवस्था में कुदरत हमेशा उसको संभालती थी बराबर से। लेकिन हमने जो नुकसान किया है इस संतुलन का, उसके वजह से अभी वो अपना घर छोड़ के हमारे यहाँ आके बस रहे। कोरोना जैसे, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जैसे, उनके नाम भी अगर आप समझोगे तो आपको पता चलेगा ये बर्ड से आ रहा है, वो रे स्वाइन से आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हम अभी इतने संकट में है, ये संतुलन बिगड़ने की वजह से। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मच्छर। जैसे मैडम ने कहा कि मच्छर, यानी ये मच्छर भी एक इस प्रकृति का, इस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, और प्रकृति को अच्छी तरह से पता है कि इसका संतुलन कैसे रखा जाए।
बहुत बार ऐसे होता है कि जंगल में आप जाओगे लेकिन आपको एक मच्छर नहीं काटेगा, और बहुत बार ऐसे होगा कि किसी बहुत अच्छे बड़े बड़े शहरों में आपको इतने सारे मच्छर नजर आएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग आज की तारीख में मरते हैं मच्छरों की वजह से, और वो भी इसीलिए क्योंकि हमने इस प्रकृति का संतुलन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है। तो दोस्तों बहुत जरूरी है इस प्रकृति का संतुलन भी हम बनाए रखें, और ये प्रकृति का संतुलन हम थोड़ा सा अगर उसको उसके लिए हेल्प करें, उसका काम करें, तो ये प्रकृति में इतनी ज्यादा पावर है, ये रिजिलियंस है कि अपने आप बाउंस बैक करेगी। और ये प्रकृति को संभालना, उसको बेहतर करना हमारे अपने लाभ। अगर वो प्रकृति अच्छी रहेगी, अगर ये इकोसिस्टम, ये व्यवस्था अच्छी रहेगी, तो हम अच्छे रहेंगे, और तो हम फिर अपने देश को फिर से दुनिया की सबसे महान देश बना सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद।